नमस्कार, जन मीडिया न्यूज से मैं कमलेश। उम्मीद है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आपने इस बार खूब धूमधाम से मनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता जब किसी बहन ने आपकी कलाई पर राखी बांधी होगी तो आपको कोलकाता की बेटी या मुजफ्फरपुर की बेटी की याद आई कि नहीं। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैंने सोशल मीडिया पर किसी सज्जन का पोस्ट पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि हर बाप को अब एक हथियार के लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन के पास आवेदन करना चाहिए और उसे अपने आवेदन में लिखना चाहिए कि उसके घर में एक बेटी है और बाहर का शहर जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए उसे हथियार का लाइसेंस दिया जाए। ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहें, क्योंकि जिस तरह के भेड़िए और जानवर पूरे समाज में घूम रहे हैं, उनसे रक्षा के लिए आपको हर समय तैयार रहना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के लगातार पीछे हटने के बारे में। कहते हैं कि जब विरोध मजबूत होता है, जब विपक्ष की ताकत ज्यादा होती है, तो सरकारें घुटनों के बल आ ही जाती हैं। इस बार भी यही हुआ। पिछले 17 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों की नियुक्ति की बात की। इस अधिसूचना के माध्यम से उसने इन पदों पर नियुक्ति के बहाने आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया। ये 45 पद थे जिन पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन संयोग की बात, ये बात पता चल गई और विपक्ष ने उसी दिन से इसका विरोध शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि उनकी जो आशंका थी कि केंद्र सरकार नियुक्तियों से आरक्षण खत्म करने जा रही है, उस आशंका को बल मिला है इस अधिसूचना के माध्यम से। खुद एनडीए में शामिल दल भी इस अधिसूचना का विरोध कर रहे थे। चिराग पासवान ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण देने का प्रावधान ही खत्म हो जाएगा। खुद जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार को लेटरल नियुक्ति की अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस अधिसूचना के माध्यम से कांग्रेस की इस आशंका को भी बल मिलता है कि केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करने जा रही है। इतने विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज दोपहर बाद यूपीएससी को एक पत्र लिखकर इस अधिसूचना को वापस लेने के लिए कहा और संभवतः देर शाम तक या रात तक यह अधिसूचना रद्द भी कर दी जाएगी। तो ये जीत है विपक्ष की और साथ ही उन लोगों की भी जो लोग केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार अलग अलग तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से आरक्षण पर हमले कर रही है। यहाँ हम याद दिला दें कि यह नई केंद्र सरकार जो बनी है, वह अपने कदम दूसरी बार उसने पीछे खींचे हैं। इससे पहले जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल केंद्र सरकार ने संसद में रखा, लोकसभा में, तो वहाँ विपक्ष के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बिल को जेपीसी में भेजने की अनुशंसा कर दी। यह बिल जेपीसी में चला भी गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भाजपा के सदस्यों का बहुमत है, इसलिए भाजपा को इस बिल को पास कराने में कोई जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। अभी बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक आरोप लगाया है कि कृषि अनुसंधान परिषद में वरिष्ठ वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों के 368 पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई है, बल्कि नियुक्ति हो भी गई है उनका कहना है। और उनका कहना है कि ये जो 368 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, उनमें आरक्षण के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव के इस आरोप को कितना बल है, कितनी सच्चाई है इसमें।
कि केंद्र सरकार कुछ ही दिनों में, मुझे उम्मीद है कि कल तक केंद्र सरकार, चूंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मसले को लेकर काफ़ी मुखर हैं और उन्होंने, ये सही है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेवारी भी मिलने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1 या 2 दिन में शिवराज सिंह चौहान इस मसले पर भी अपनी राय देंगे। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान की बात हो रही है तो हमें झारखंड की भी बात कर लेनी होगी। झारखंड में चंपाई सोरेन जो वहाँ के मजबूत नेता हैं, उन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो नई पार्टी बना रहे हैं या भाजपा के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कल एक्स पर अपना लंबा बयान लिखा और भावना भरा बयान लिखा, भावुक कर देने वाला बयान लिखा। उस बयान में उन्होंने कहा कि उनके साथ जिस तरह से अपमान किया गया, उसके बाद उनके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चलने की कोई संभावना नहीं बची थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से मुझे कार्यक्रमों में जाने से रोका गया और जिस तरह से अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद मेरे लिए झामुमो के साथ चलने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने अपने लिए 3 विकल्प बताए हैं। पहला ये कि वो राजनीति से संन्यास ले लें, दूसरा ये कि वो नई पार्टी बनाए और तीसरा ये कि वो किसी के साथ चले जाए। तो संभावना ये बताई जा रही है कि रांची या जमशेदपुर में एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा आयोजित करेगी जिसमें चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल किया जाएगा। आखिर भाजपा चंपाई सोरेन को लेकर इतनी उतावली क्यों है? तो एक बात आपको बता दें कि चंपाई सोरेन 2005 से लगातार सरायकेला से विधायक हैं। 1991 में पहली बार वह निर्दलीय जीते थे और बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड एक ही प्रदेश थे। 1995 में पहली बार वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2005 से वह लगातार विधायक हैं। 68 साल के चंपाई सोरेन केवल मैट्रिक पास हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीति पर उनकी जो पकड़ है वो झारखंड के लोग जानते हैं। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसको कोल्हान का क्षेत्र कहते हैं। बहुत मजबूत क्षेत्र माना जाता है और कभी भाजपा यहाँ बड़ी ताकत हुआ करती थी, लेकिन इस पूरे कोल्हान क्षेत्र में विधानसभा के 14 सीट हैं। अब इस चंपाई सोरेन का ही राजनीतिक असर है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे कोल्हान क्षेत्र से एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। उसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार चंपाई सोरेन पर अपनी नज़र लगाए हुए थी। अगर आपको याद हो तो जुलाई में जब हेमंत सोरेन चुनाव जीत कर आए थे, तो उस समय जन मीडिया न्यूज के एक पैनल डिस्कशन में हम लोगों ने आशंका जताई थी कि अब जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो बहुत संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नए संकट का दरवाजा ठकठकाएगी। और यही हुआ इस बार। जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उनके अंदर जो सत्ता की भूख थी वो जग गई है। एक बात बताएं कि चंपाई सोरेन आदिवासी मसलों को लेकर जिस तरह से लड़ते रहे हैं, उसी लिए उन्हें झारखंड टाइगर भी कहा जाता है। और आप ये जान लें कि आदिवासियों से जुड़े जितने भी मसले हैं, खासकर जो आदिवासी मूलवासी जो सवाल है झारखंड का, आदिवासी पहचान की जो सवाल है, आदिवासी अस्मिता का जो सवाल है, उसको लेकर चंपाई सोरेन हमेशा से मुखर रहे हैं। और कद के हिसाब से भी देखा जाए तो चंपाई सोरेन का कद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कद से बहुत बड़ा है, इसलिए कि चंपाई सोरेन झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और अलग राज्य के निर्माण में उनके आंदोलन में बड़ा योगदान है। लेकिन अगर हेमंत सोरेन के लिहाज से देखा जाए तो हेमंत सोरेन के पास केवल और केवल दिशोम गुरु शिबू सोरेन की लीगेसी है, उनकी विरासत है। इसके अलावा हेमंत सोरेन के पास अपनी उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह से गठबंधन बनाया कांग्रेस राजद के साथ, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि अलग अलग दलों पर उनका नियंत्रण या अलग अलग दलों में
उन्हें उनकी मंजूरी, उनकी स्वीकारोक्ति ज़्यादा है। आप जान लें कि झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के सदस्यों की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड विधानसभा में 26 सदस्य हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 24 सदस्य हैं। सिर्फ अगर कोल्हान में वो अपनी ताकत बढ़ा लेती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आज रात तक चंपाई सोरेन आज रात तक वापस लौट आएंगे रांची या जमशेदपुर। माना जा रहा है कि वो कोलकाता के माध्यम से आ रहे हैं, दिल्ली से वो कोलकाता जाएंगे और कोलकाता से सरायकेला पहुंचेंगे। तो उनके पहुंचने के बाद ये देखना होगा कि वो अपने पत्ते कैसे खोलते हैं। ये तो तय हो गया है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका चलना मुश्किल है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 2 दिन पहले रांची में आयोजित एक सभा में कहा कि भाजपा उनके विधायकों को तोड़ रही है और नेता लोग वहां जा रहे हैं जहां से उनको पैसे मिल रहे हैं। पैसे और राजनीति का संबंध झारखंड में बहुत पुराना है और झारखंड के कई नेता, कई दिग्गज नेता जिनके नाम के साथ संघर्षों की विरासत है, उन नेताओं के ऊपर पैसे के लिए बिकने के आरोप लगते रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनक शिबू सोरेन का पहले परिवार टूटा, बड़ी बहू सीता सोरेन अलग हुई, अब पार्टी टूटने की नौबत है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति कौन सी करवट लेती है। तब तक के लिए धन्यवाद। कल किसी नए विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।